सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी? हम आशा उम्मीद करेंगे आप सभी स्वस्थ और मस्त हो। आज हम राजस्थान की जलवायु तो पढ़ रहे थे, लेकिन आज एक खास मुद्दे पे बात करते हैं कि अल नीनो और ला नीनो ये क्या होते हैं। आज मेन बात तो इस पर रहेगी, लेकिन उससे पहले अपोसर उपोसर ये क्या होते हैं, इसके अलावा अनावृष्टि, खंड वृष्टि, अतिवृष्टि ये क्या चीज़ें होती हैं। आज की क्लास में ये सारा चीज़ें हम जो है वो जान लेंगे। सारी चीज़ें तो जानेंगे। इसके साथ मेरे को देखो बार बार ना कहना पड़े कि मैंने एक मुहिम चलाई है। राजस्थान का भूगोल मैं आपको संपूर्ण जो है वो करवाऊंगा, पूरा दिल से कराऊंगा, दिल की गहराइयों से करवाऊंगा। राजस्थान का भूगोल जो मैं आपको करवाऊंगा, इसकी आज मान के चलना 27वीं क्लास रिकॉर्ड हो रही है। तो इसके आप ये किया करो। देखो मैं ये लगता हूँ कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो बस मुझे ये एहसास करा दो कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही। तो इससे मुझे एहसास कब होगा? ये जब आपकी संख्या थोड़ी ठीक हो जाएगी और मुझे लगने लग जाएगा कि बहुत काफ़ी साथी देख रहे हैं। तो मैं आपको वादा करता हूँ कि भारत का भूगोल भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा, वर्ल्ड का भूगोल भी लेकर आऊँगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जब आप जीके बाय अजय सर यूट्यूब चैनल सर्च मारते हो, जीके बाय अजय सर, जब आप ये यूट्यूब चैनल सर्च मारते हो तब इसकी प्ले लिस्ट में जाया करो, और प्ले लिस्ट के अंदर आपको जियोग्राफी की कंप्लीट क्लासेस मिल जाएंगी। देखो मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी राजस्थान में इतनी खास भर्तियां नहीं आई हुई हैं, इसीलिए आप थोड़े शांत से बैठे हो। भर्ती एक दिन में आ जाएगी, तैयारी एक दिन में नहीं होगी। इसीलिए आप जो है वो बढ़िया तरीके अपने मैटर जो है पहले तैयार रखो, जी भर्ती आवे और आप बस मैटर तैयार पड़े हुए पढ़ना ही है। बेस वो भी टाइम है, जितो डीप होवे वो के करानी है इतो पढ़ लियो, क्योंकि चेंज चाहिए, सिलेक्शन वगैरह सारी दुनिया अधूरी है को नहीं बी के लिए आप देख लो के रणनीतियाँ ने अपनास का। तो एक चीज़ और बताऊं कि राजस्थान जीके पढ़ने को तरीकों की है। देखो राजस्थान जीके पढ़ने के लिए आप सबसे पहले राजस्थान का भूगोल तैयार करो, यानी राजस्थान 3 पार्ट होते हैं, कल्चर, हिस्ट्री और जियोग्राफी। सबसे पहले भूगोल पढ़ो, ये आपके जियोग्राफी में भी महत्व करेगा, कल्चर में महत्व देगा। कैसे? देखो जियोग्राफी में आप पहले से याद पढ़ लोगे, और जियोग्राफी पढ़ने से पहले आपको राजस्थान का पूरा मानचित्र याद होना चाहिए। जो जीरो लेवल से शुरू कर रहा है तो वो 10 बार पहले राजस्थान के मानचित्र भर के वो जिले याद करो कि राजस्थान में पहले लोकेशन है तुम्हारे दिमाग में नीचे, नागौर कहाँ पर है, टोंक कहाँ है, झालावाड़ कहाँ है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ऐसे मैं कितना डीप करा दूँ कोई फायदा नहीं है, कितने डेप्थ में जाके करवा दूँ कोई फायदा नहीं है। इसीलिए ओके गुरुदेव। चलो मेरे भाई हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा मैंने कल आपको सारी बातें बताई थी, कुछ बातें थी वो आज पूरी कर देते हैं। देखो पछुआ आंथुनी हवा कौन सी होती है, आज हम बात करेंगे हवाओं के बारे में। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हवा की खोज किसने की थी, क्या प्रश्न पूछे हवा की खोज किसने की थी, तो मेरे भाई देखिए हवा की जो खोज की थी अब वो की थी हपोलस ने। किसने की थी? हपोलस ने। तो हवा की खोज किसने की थी? हपोलस ने। हवा की खोज हपोलस ने की, लेकिन इधर प्रश्न ये आ रहा है पछुआ हवाएं या आथुनी हवाएं कौन सी है। मेरे भाई पश्चिम दिशा से चलने वाली जो हवाएं हैं वो क्या कहलाती है? पछुआ या आंथुनी। और एक बात और याद रखना मेरे दोस्त कि उत्तर पूर्व से चलने वाली हवाएं धराऊ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? धराऊ। ये दिशा उत्तर है और ये दिशा पूर्व है। तो इस प्रकार से चलने वाली जो हवाएं जो हैं वो क्या कहलाती हैं? धराऊ। लकाऊ हवाएं दक्षिण से चलती हैं। दक्षिण से चलने वाली हवा क्या कहलाती है? दक्षिण से चलने वाली हवा लकाऊ कहलाती है। सिंपल से देखो, धराऊ उत्तर पूर्व धरांगा, लकाऊ दक्षिणु। चील हवा, देखो चील की उड़ान में से याद रखियो सेम भी ही है दक्षिण पूर्व, यही टाइप। ये दिशा पूर्व है और ये दिशा दक्षिण है। तो दक्षिण पूर्व चील में से याद रखियो, ये उड़ के जाओ ऊपर। चील जो वो उड़ान ऐसे भरती है, तो चील की याद रखना दक्षिण पूर्व याद। सूर्य जो है वो याद रखना उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से उत्तर पश्चिम, ये दिशा उत्तर होगी, ये पश्चिम। उत्तर पश्चिम से और चलने वाली हवाएं सूर्या। एक बार इसको आप अलग से बनाओ, बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर देखो पछुआ पश्चिम, पछुआ पश्चिम दिशा चलने वाली, धराऊ
ऊ से याद रखना, उत्तर पूर्व से चलने वाली। लकाऊ 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 लकाऊ, लंका जलागे, लंका ये रखे हनुमान जी, लंका ये जलानो तो शुरू करो नीचे ऊपर तक। चील, चील दक्षिण पूर्व में उड़े, सूर्य उत्तर पश्चिम में। राजस्थान का औसत वार्षिक तापमान जो वो इतना तो रहता ही रहता है वर्ष भर, 38 डिग्री सेल्सियस। औसत का मतलब होता है नहीं, एवरेज रहती है कि राजस्थान का तापमान इतना, टेम्परेचर इतना तो रहता ही रहता है। ठीक है, ओके गुरुजी। अब आगे बढ़ो। अब आपके सामने आया अतिवृष्टि, कि अतिवृष्टि जो है वो क्या होता है। देखो अति को नाम सुनो, अति को मतलब वो अधिक, यानी एक दिन के अंदर, मेरा कहने का मतलब समझना मेरे भाई क्या कह रहा हूं मैं, कि एक दिन में जब 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा हो जाए उसे क्या कहते हैं, अतिवृष्टि। इसका मतलब पता क्या, इतनी वर्षा हो जाए एक दिन में 20 से 30 सेंटीमीटर बहुत होता है। अगर इतनी वर्षा हो जाए तो बाढ़ आ जाए, जी ना पाइए केस का बादल का फटना। इतना सिंपल नहीं है ये समझना कि बादल फट गए, बस ये एक आकस्मिक घटना कारण होता है। आकस्मिक मतलब अचानक होता है ये, है ना। तो इतनी खूब वर्षा हो जाती है यहाँ पर। बादल ऐसे नहीं फटते हैं जैसे अपने सोचते हैं कि सीधा बादल फाट गया है, ऐसे नहीं फटते एक दिन में। अच्छा, अतिवृष्टि से गुरुजी एक दिन में 20 से 30 सेंटीमीटर वर्षा हुई। क्या राजस्थान में कभी अतिवृष्टि हुई है? तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल। सबसे पहले जो अतिवृष्टि हुई थी वो हुई थी सांबर में। कहां पर हुई थी? सांबर में। 1975 का दौर था जब राजस्थान में सांबर के अंदर क्या आई थी, बाढ़ आई थी। उसके बाद क्या सर अतिवृष्टि हुई है? बिल्कुल हुई है। उसके बाद हुई थी जोधपुर के अंदर। कहां पर हुई? जोधपुर में। 1980 के अंदर अतिवृष्टि होती है। कहां पर? जोधपुर के अंदर। उसके बाद क्या सर कहीं हुई? तो 2001 में। कहां पर हुई? लूणकरणसर। कहां पर हुई? लूणकरणसर। गुरुजी सांबर कहां है? सांबर जयपुर में, लूणकरणसर का है बीकानेर में। ये जो हुई थी ये 2001 के अंदर हुई। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में भी प्रश्न आ जाता है, अतिवृष्टि जो हुई थी वो 2006 में हुई, कवास क्षेत्र। और कवास क्षेत्र कहां पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। यहां पर जिप्सम का जमाव हो गया था जिस कारण अतिवृष्टि हुई, और यहां पर क्या आ गई? बाढ़। क्या आ गई? बाढ़। ठीक है, ओके गुरुजी। अब बात करें खंड वृष्टि। देखो अतिवृष्टि को मतलब तो है अधिक वर्षा होना। अब बात करें आप खंड वृष्टि, तो यहां पर सूखे की स्थिति बन जाती है। गांव में जब सूखे की स्थिति बन जाती है तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? सूखे की स्थिति को कहते हैं खंड वृष्टि। खंड वृष्टि सी हो गई। ठीक है। अच्छा, अनावृष्टि। अनावृष्टि में ऐसे मान लियो गांव में जब अकाल की स्थिति बन जाती है, अकाल की स्थिति या सूखे की स्थिति भी कह सकते हैं, बन जाती है। अनावृष्टि में थोड़ा ज्यादा सूखापन आ जाता है, इसमें इतना नहीं होता खंड वृष्टि में। अनावृष्टि में थोड़ा अधिक मात्रा में सूखापन होता है, तो इसे कह सकते हैं अपने अकाल की स्थिति। अच्छा, राजस्थान में एक अकाल पड़ा था, आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़े हैं वो अकाल को। उस अकाल का नाम है छप्पनिया अकाल। कौन सा अकाल? छप्पनिया अकाल। छप्पनिया जो अकाल पड़ा था वो कहां पड़ा था? तो आपको याद है गुरुजी, छप्पनिया अकाल बीकानेर में पड़ा था। बिल्कुल मेरे भाई, छप्पनिया जो अकाल पड़ा था वो बीकानेर में ही पड़ा था। कब पड़ा था? 1899 से 1900 के मध्य पड़ा था। इस टाइम बीकानेर के जो शासक थे वो थे महाराजा गंगा सिंह। और महाराजा गंगा सिंह ने यहां पर झील बनवाई अकाल के तहत। छप्पनिया अकाल के तहत बीकानेर में 2 झील बनी हुई हैं। एक का नाम है गजनेर झील, गजनेर झील, और दूसरी झील का नाम है शहरपना, शहरपना झील। तो ये झील जो है वो बीकानेर में छप्पनिया अकाल के दौरान बनाई गई थी महाराजा गंगा सिंह। ठीक है। और छप्पनिया अकाल के टाइम खेजड़ी वृक्ष जो था वो लोगों के जीवन का सहारा बना था। कौन सा वृक्ष? खेजड़ी वृक्ष। ये आपको थोड़ी सी बातें जो है याद रखनी है। खेजड़ी पे 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है। चलें आगे। बिल्कुल चलो गुरुजी। अब मेरे भाई आपके सामने जो शब्द आया है वो है उपपोषण का।
औप स्वर क्या होता है और अप स्वर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना जीवन में इसको। यहां पर देखो पता लगेगा कि हमने जियोग्राफी रटी थी या कंसेप्ट समझे थे। देखो मेरे भाई, मैं तो ये मानता हूं कि आप भूगोल एक ही बार पढ़ो, उसके बाद कोई नई चीजें हो उसको बस ऐड करो, ठीक है? बिल्कुल। अब देखिएगा आप ध्यान से मेरी बात को। एक मिनट मेरे भाई। गुरुजी ये क्या है, सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा ध्यान से, मैं क्या समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो अपने बात करते हैं अपस्वर क्या होता है। क्या बता रहा हूं, उपस्वर। सबसे पहले तो अपने बात किसकी करें, उपस्वर की। देखो इसमें क्या होता है कि आपको पता होगा सूर्य है, ये इस प्रकार से अपने भूमध्य रेखा ऐसे मान लो, ठीक है? बिल्कुल गुरुजी। अब यहां पर है सूर्य, ये रहा, ये क्या है, ये है सूर्य, और यहां पर है पृथ्वी, ये तो हो गया सूर्य, और यहां पर क्या हो गई गुरुजी, यहां पर हो गई पृथ्वी। बिल्कुल। जब सूर्य व पृथ्वी के मध्य जो दूरी है वो कम होती है तो किसकी स्थिति बनती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखना, तब उपसौर की स्थिति बनती है। यह स्थिति लगभग 3 जनवरी के आसपास बनती है। कब बनती है, 3 जनवरी के आसपास। और इसके जो मध्य दूरी है, मध्य दूरी वो लगभग कितनी होती है, 1470 लाख किलोमीटर की। तुम्हें ये इतना आसान लग रहा है दिखने में, इतना आसान है नहीं। अच्छा, इसकी परिभाषा देखें उपसौर की, तो क्या है उपसौर की परिभाषा है कि पृथ्वी व सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी, उसे ही क्या कहते हैं मेरे भाई गुरुजी, उसे तो अब उपसौर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल मेरे भाई, उपसौर के नाम से जाना जाता है। अब कहानी क्या होती है, ये तो था सूर्य नजदीक, इसमें भी सेम ऐसे अपनी रेखा खींच लेते हैं, ये खींच ली। अब इसमें अपने पृथ्वी आ गई, मान लो ये क्या है गुरुजी, ये पृथ्वी है, बिल्कुल ये पृथ्वी नहीं, ठीक है? अच्छा, इसमें जो सूर्य है वो यहां रहा, सूर्य नहीं चलता, पृथ्वी घूमती है, सूर्य वहीं खड़ा है, ये रहा अपना सूर्य, बिल्कुल गुरुजी ये सूर्य है। अब पृथ्वी से सूर्य दूर हो गया, बिल्कुल हुआ, तो इसी दूरी को क्या कहते हैं, अपसौर। सिंपल सा है, बिल्कुल गुरुजी। ये देखो कितना दूर हो गया, ये बहुत ज्यादा दूर हो गया, बिल्कुल नजदीक है उधर तो इधर दूर हो गया। अच्छा, इसी दूरी को क्या कहते हैं, या इसी दूरी को कहते हैं अपसौर। तो मैं क्या लिखूं, ये लगभग जो घटना है, 3 के बाद 4 आता है, जनवरी नहीं याद रखना है, यहां पर जुलाई को याद रखना है। किसको याद रखोगे, जुलाई को, 4 जुलाई को। इसके जो मध्य दूरी होती है, मध्य दूरी होती है वह 1510 लाख किलोमीटर की होती है। कितनी होती है, 1510 लाख किलोमीटर की। इससे तो ज्यादा है ना, बिल्कुल ज्यादा है। तो इसकी परिभाषा क्या देखें, अपसौर क्या होता है, तो पृथ्वी वह सूर्य के मध्य दूरी की अधिकता, मध्य दूरी की अधिकता को क्या कहते हैं, दूरी की अधिकता। उस दूरी की अधिकता जो है उसे क्या कहा जाता है, तो गुरुजी उसे अपसौर नाम से जाना जाता है। मैं आशा उम्मीद करूंगा आपको अपसौर भी समझ में आ गया, बिल्कुल। अच्छा, एक प्रश्न हो रहा था एग्जाम में, इतना समझे तो आप एक प्रश्न याद रखना। चलो, उपसौर को याद रखना। उपसौर के अंदर उप दूरी कम होगी, अप नाम लगाएंगे तो दूरी ज्यादा होगी। अप में यानी मेन ऐप मेरा नाम है अजय सर, है ना, तो अजय आपके साथ लंबे टाइम तक चलेगा, उपसौर नहीं चलेगा, अजय चलेगा। मैं चल के दिखाऊंगा आपको लंबे टाइम तक। तो ये देखो, लंबे टाइम तक ए चलेगा तो अपसौर दूरी ज्यादा चलेगा और उपसौर में दूरी कम होगी। गुरुजी ये भी बात समझ में आ गई,
ठीक है, अब जो शुरू में क्लास का आपने देखा होगा थंबनेल, उसमें क्या लिखा था, अल नीनो और ला नीनो क्या है। तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे अल नीनो के बारे में, इतना खुदाई अनावश्यक नहीं करेंगे, बस इतना पढ़ेंगे कि RS मेंस में प्रश्न आ रहा है, फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर में प्रश्न इस प्रकार से बन जाता है, तो उस प्रकार देखेंगे। राजस्थान में अल नीनो व ला नीना या ला नीनो भी कहते हैं के प्रभाव, इसके क्या राजस्थान में प्रभाव देखने को मिलते हैं आपने वो जानेंगे। बिल्कुल तैयार हो आप सभी साथी? गुरुजी हम तैयार हैं, तो सुनते रहिएगा ध्यान से। इस प्रकार से अपना एक महाद्वीप ये रहा, ये अपना प्यारा सा भारत, सॉरी थोड़ा सा नीचे की ओर लेते हैं, थोड़ा और बढ़िया बनेगा। इस प्रकार से ये अपना प्यारा भारत, ठीक है, यहाँ पर श्रीलंका आ गया, और ये इस प्रकार से इधर की ओर इस प्रकार ये इंडोनेशिया है ना, और इंडोनेशिया के दक्षिण में जाएंगे, यहाँ इस प्रकार से आपको एक द्वीप देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, और इस प्रकार अपने आगे की ओर बढ़े तो इधर एक महाद्वीप देखने को मिलेगा, और ये जो महाद्वीप है इसका नाम है, इस महाद्वीप का जो नाम है वो है उत्तरी अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका। इसके जैसे ही दक्षिण में बढ़े तो एक महाद्वीप और है, इसके दक्षिण में एक महाद्वीप और है, और इस दक्षिण वाले महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका। क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका। मेरी बात सुनते रहिएगा ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पहले तो ये बताओ ये कौन सा है? ये उत्तरी अमेरिका है गुरुजी, बिल्कुल। ये बताओ, ये दक्षिण अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और मैं आपको बताऊं ये है इंडोनेशिया। एक प्रश्न आता होता है इंडोनेशिया एग्जाम में, क्या प्रश्न आता है? प्रश्न ये आता है कि भारत के साथ सबसे नज़दीक जो समुद्री सीमा बनाता है, भारत के साथ जो सबसे नज़दीक समुद्री सीमा बनाता है वह तो है श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। सबसे दूर समुद्री सीमा बनाने वाला जो देश है वो कौन सा है? इंडोनेशिया। पहले हो रही थी क्या क्लास में सारी में? चलो कोई बात। देखो कई बार क्या है क्लासेस में आपको थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ये जीवन है, संघर्ष तो करना पड़ेगा। भगवान राम ने भी 14 वर्ष का शायद वनवास काटा था, पांडवों ने भी ज्ञातवास झेला था, तो भगवानों ने संघर्ष किया। गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, इन्होंने जब संघर्ष किया तो हम इस संघर्ष से कैसे बच सकते हैं? संघर्ष तो करना पड़ेगा। जो हंसकर संघर्ष करेगा वो राजा बनेगा, तो संघर्ष करना है। तो ये संघर्ष जो चल रहा है मेरा और आपका, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। इन प्रॉब्लम को हम जैसे ही जीत जाएंगे लेकर विजय प्राप्त कर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, और आपको ये पता है क्या, मैं क्लास जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे नीचे मेंढक के बीच में पढ़ाता हूँ मैं। हाँ, मेंढकों की आवाज़ भी आती है क्लास में। ये भारत, ये क्या है मेरे भाई? भारत। ठीक है गुरुजी, इतनी बात हम बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप इतनी बात समझे हो तो कुछ बात और समझ लो प्लीज, कुछ बात और समझना, और जो समझा रहा हूं ध्यान से वो बात समझना। देखिएगा, एक रेखा जो है वो इस प्रकार से जाती है। चल जे यार, ऐसे क्यों कर रहा है? एक रेखा इस प्रकार से, ठीक। इसी प्रकार जो दूसरी रेखा है वो इस प्रकार से, इसी प्रकार जो तीसरी रेखा है, तीसरी रेखा वो इस प्रकार से। इतना बेहतर नहीं बना पाएंगे क्योंकि हाथों से बनाया हुआ अगर मानचित्र होता तो बहुत बना पाते। वैसे लगभग आपको समझ में आ ही जाएगा, कोई इसी इशू कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इस रेखा का नाम है करक। बिल्कुल गुरुदेव, इसका करक नाम है। इसका नाम है विषुवत रेखा, या इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी कह दो। और इसका जो नाम है वो है मकर रेखा। क्या नाम है? मकर रेखा। बिल्कुल गुरुजी, इतनी बात समझे। मैं आपको समझा रहा हूं कि राजस्थान में अल नीनो और ला नीनो के प्रभाव। सबसे पहले अपने ये पढ़ते हैं, ये क्या है?
देखो अल नीनो नाम बड़ा है, ये नाम छोटा है। छोटा नाम जो है वो ठंड का है, ठंड छोटी हुआ देख लियो, एक साल में ठंड कम आएगी गर्मी ज्यादा आएगी। अल नीनो का नाम बड़ा है तो याद रखना इसमें गर्मी ज्यादा है, यानी ये गर्म है। जिसका नाम बड़ा है वो गर्म है, क्योंकि गर्मियां बहुत हवा, गर्मी देखो कितनी भयंकर पड़ा अपने राजस्थान में। और अल ला नीनो का नाम छोटा है तो ये ठंडी जलधारा है। पहली तो ये बात रखो, गर्म जलधारा कौन सी, ठंडी जलधारा कौन सी, पहली तो ये बात बिल्कुल गुरुजी ये याद हुई। इधर एक स्थान पड़ता है पेरू, थोड़ा ऊपर है, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ पेरू। इसके ऊपर एक स्थान है यहाँ एक्वाडोर, इधर स्थान है एक्वाडोर। अच्छा, अब मैं बात कर रहा हूं 25 दिसंबर की, 25 दिसंबर की। यह सामान्यतः अल नीनो जो आती है वो 25 दिसंबर में, कब, 25 दिसंबर के आसपास। और आपको पता हो कि दिसंबर के महीने में सूरज जो होता है वो कहां पर होता है, मकर रेखा पर। किस तारीख को, 22 दिसंबर को। अब 22 दिसंबर को सूरज, सुनना ये कंसेप्ट, पलक नहीं झपकनी चाहिए, इतना अच्छा कंसेप्ट समझना है इसको, आप याद करोगे गुरुदेव क्या कंसेप्ट था। जब 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पे चमका तो बताइएगा ताप क्या बना, टेम्परेचर अधिक, प्रेशर क्या हुआ, वायु दाब जो है वो क्या हुआ, कम। क्यों हुआ, क्योंकि आपने एक नियम पढ़ा हुआ, जहां का तापमान अधिक होता है वहां का वायु दाब कम हो जाता है। यहां पर तापमान अधिक है, वायु दाब कम है। सुनो, अच्छा तो ऊपर क्या स्थिति बनेगी, इस क्षेत्रों में जो तापमान है वो तो हो जाएगा कम, और जो वायु दाब है वो क्या हो जाएगा, अधिक। ये दो बात समझे, बिल्कुल समझे। थोड़ा सा और बता देता हूं, इधर है उत्तरी प्रशांत महासागर, मैं सिंपल लिख रहा हूं प्रशांत महासागर। ये क्या है मेरे भाई, प्रशांत महासागर। और इधर जाएंगे, ये वाला जो बेल्ट है ये अपने हिंद महासागर का है, हिंद महासागर। मानसून जो आता है अपने भारत में वो इधर से ही आता है। और ये उत्तरी प्रशांत महासागर एक तरह से, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तब आपका उत्तर एक ही होना चाहिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा। सबसे ज्यादा तूफान वगैरह जो उठते हैं वो इधर ही उठते हैं, प्रशांत में उत्पत्ति यही होती है, सुनामी लहरें वगैरह होती है ना वो यहीं देखने को मिलती है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक एक कंसेप्ट ध्यान से सुनना। यहां पर वायु दाब क्या है, अधिक, उधर वायु दाब क्या है, कम। तो एक नियम है, हवाएं हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं। हवाएं कैसे चलती हैं, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर। अच्छा, जो ये हवाएं चल रही हैं किधर पहुंचेंगी, मकर रेखा पे, और मकर रेखा पे सूर्य सीधा चमक रहा है। अब सूर्य चमकेगा ताप तो देगा, ताप जैसे ही दिया ये हवा क्या बन गई, गर्म। और जैसे ही गर्म जल धारा हुई, इसने नाम क्या ग्रहण कर लिया, अल नीनो। क्या कर लिया, अल नीनो। बिल्कुल, दिसंबर के महीने में राजस्थान में जो मामला होता है वो ठंडा होता है। राजस्थान में मामला क्या होता है, ठंडा होता है। सुनते रहिएगा बात ध्यान से। अब नीचे से, क्योंकि हवाएं, आपने हवा टॉपिक पढ़ा होगा तो हवा इस प्रकार चलती है, ये रही, ऊपर से तो उस प्रकार आ रही थी, नीचे से ये हवा। ये नीचे वाली जो हवा थी ये ठंडी थी, ऊपर वाली गर्म थी। इन दोनों का मिलान हुआ इस क्षेत्र पे। इस क्षेत्र पे गर्म और ठंडी जब दोनों जल धारा मिली, गर्म और ठंडी दोनों जल धारा मिली, तो यहां पर एक मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र बना। आप देखिएगा दक्षिण अमेरिका में इस बेल्ट के अंदर बहुत ज्यादा मत्स्य उत्पादन होता है। जैसे आपने और पढ़े होंगे, यहाँ ग्रांड बैंक वगैरह है, यहाँ भी मछली के उत्पादन के लिए फेमस जगह है। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि जहाँ गर्म जल धारा और ठंडी जल धाराएं मिलती है वहां पर मत्स्य उत्पादन, क्योंकि वहां पर ऐसे जीव आते हैं जिनको खाने के लिए मछलियां आती है, इस कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ होती है। तो मत्स्य उत्पादन यानी मछली पकड़ने वाले मछुआरे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब सुनना, ताप यहाँ पड़ रहा है। अब जब ये नीचे गई गर्म हवाएं, अब ठंडी को ये मार देंगी। यहाँ पर क्यों मारेंगी, क्योंकि यहाँ पर तापमान है, जीत उसी की होगी जो खड़ा है उस समय। ताप, सूर्य यहाँ खड़ा है तो गर्म जल धारा होगी। अच्छा, गर्म फिर प्रभावित हो जाती है और फिर ये गर्म जल धारा यहाँ से बनकर इस प्रकार उठ जाती है। यहाँ से गर्म जल धारा इस प्रकार यहाँ से ये उठी और इस प्रकार आगे चलती है, ये चली, ये चली और ये चली। अब यहाँ पर आया इंडोनेशिया। देखो हवा तो हवा ही है, अगर दीवार आई तो हवा दीवार को क्रॉस थोड़ी कर जाएगी, अगर छेद होगा तभी क्रॉस कर पाएगी, वरना इसी से टकरा के कमरे में घूमेगी हवाएं, बिल्कुल घूमेगी। जैसे देखो इधर ये कोई एक दीवार है, हवा ऐसे आई, हवा दीवार को थोड़ी ले जाएगी उड़ा के, तो हवा यहीं टकरा कर या तो इधर घूम जाएगी या इधर घूम जाएगी, या पास में थोड़ी बहुत जगह हुई निकलने की तो यहाँ से निकल जाएगी। ऐसे ही होता है, बिल्कुल होता है गुरुजी। तो सुनो ध्यान से मेरी बात को। अब ये जो हवा थी इसने दो
यहाँ पर रुझान बनाए, एक तो ये हवा ऊपर की ओर चली गई, यहाँ पर इधर एक देश है जिसका नाम है जापान। सर्वाधिक जो भूकंप वगैरह आते हैं वो कहाँ पर आते हैं? जापान। इसके बहुत से कारण है जापान में भूकंप आने के, वो कभी अभी भूकंप टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी अनावश्यक बात करने की जरूरत नहीं है। एक यहाँ गई और दूसरी जो थी वो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के आसपास आ गई, ठीक है। अच्छा, कुछ जो हवाएं थी वो इस प्रकार से यहाँ से ऐसे निकल गई जैसे जगह थी। अच्छा, यहाँ आते आते, क्योंकि अब देखो ऐसे थोड़ी है कि एक दिन में यहाँ आ जाएंगी, इतनी दूर हवाएं नहीं आएंगी। अब हवाएं ऐसे क्यों रुझान किया, यानी यहाँ से हवाएं क्यों उठी ऊपर? इसलिए उठी क्योंकि जब सूर्य 22 दिसंबर को यहाँ चमका था, सूर्य अब नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है? दक्षिणी ध्रुव है, वहां पर सूर्य नहीं जाएगा। नीचे से सर ठंडी हवाएं क्यों आई? क्योंकि यहाँ पर आपने पढ़ा होगा बर्फ जमी हुई है बहुत अधिक मात्रा में। क्या जमी हुई है? बर्फ। इसलिए नीचे से क्या आती है? ठंडी हवाएं। आपने पढ़ा होगा दक्षिणी ध्रुव, यहाँ 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात होती है, तो वो कारण यहाँ देखने को मिलते हैं दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में। जब यहाँ रात होगी तो उत्तरी ध्रुव में दिन हो गए 6 महीने, तो ये स्थितियाँ यहाँ बनती हैं। यहाँ कोई भी लोग नहीं रहते हैं, आप कहेंगे, क्योंकि बचपन में तो बहुत सुना था कि 6 महीने दिन होती है, 6 महीने रात, ऐसे भी देश हैं, लेकिन याद रखना यहाँ पर कोई भी लोग नहीं निवास करते हैं। अच्छा, अब ऊपर की ओर हवाएं क्यों, मतलब हवाओं ने रुझान किया, तो 21 मार्च को सूरज जो है वो किस रेखा पे चमकेगा? 21 मार्च को सूरज चमकेगा कहाँ पर? 21 मार्च को चमकेगा भूमध्य रेखा पे। जैसे ही सूरज भूमध्य रेखा पे चमका, हवाओं ने रुझान ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ पर तापमान अधिक हो जाएगा, ताप अधिक हुआ तो वायुदाब कम, नीचे वायुदाब ज़्यादा, तो हवाएं कैसे चलती हैं? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। इस प्रकार ये हवाएं यहाँ बढ़ती हैं। अब यहाँ से इधर की ओर बढ़ेंगी। अब मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये वाले जो महीने हैं उसमें भारत के अंदर लगभग, क्योंकि अब मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून की किस तारीख को सूरज यहाँ होगा। अब ये हवाएं जब तक यहाँ तक आती हैं तो भारत के अंदर यहाँ पर है मरुस्थल, और ये हिमालय हो गया, हिमालय के इधर है तिब्बत। अब मरुस्थल जो है इसके कण बहुत मोटे होते हैं, जिस कारण ये गर्मी बहुत जल्द ग्रहण करता है। तो भारत के अंदर तापमान जो होता है इस समय वो क्या होता है? अधिक, और वायुदाब क्या होता है? कम। अब यहाँ तापमान अधिक होगा, वायुदाब कम होगा, तो यहाँ जल के अंदर क्या होगा? यहाँ उल्टा होगा। यहाँ पर जल में क्या होगा? यहाँ पर तापमान तो होगा कम और वायुदाब क्या होगा? अधिक। अच्छा, एक नियम होता है, हवाएं हमेशा किस चलती हैं? उच्च वायुदाब की ओर से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। अब ये मानसून जो भारत में आना था, ये मानसून देरी से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो हवाएं थी, ये गर्म हवाएं, अब ये आ गई हैं कहाँ पर? हिंद महासागर में। और मानसून कहाँ से उठता है? हिंद महासागर में। जैसे ही गर्म हवाएं आई तो इन्होंने तापमान क्या यहाँ पर अधिक किया और वायुदाब को क्या कर दिया? कम कर दिया। तापमान अधिक, वायुदाब जैसे ही कम हुआ, तब यहाँ पर ये जो मानसून आ रहा था ये निरस्त हो गया। मानसून क्या हो गया मेरे भाई? गुरुजी, ये जो मानसून आ रहा था वो निरस्त हो गया, तो अब ये स्थिति नहीं बनेगी, अब ये स्थिति नहीं बनेगी। तो अल नीनो एक गर्म जल धारा है जो इस प्रकार से आती है। इससे क्या क्या होता है? पहला प्रश्न लिख लेना नीचे, यानी इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। पहला, मानसून देरी से आता है, मानसून देरी से आता है, यह अनुकूल दशा है, सॉरी प्रतिकूल, क्योंकि मानसून के विपरीत ना, तो यह प्रतिकूल दशा है। इसमें स्थिलन की स्थिति का अभाव रहता है, स्थिलन यानी सूखा वगैरह की स्थिति हो जाती है, सॉरी अभाव नहीं रहता, स्थिलन की स्थिति बनती है, अकाल की स्थिति भी बनती है। ये मेंस में प्रश्न आएगा तब ऐसे लिख देना, सूखे की स्थिति भी यहाँ बन जाती है। मैं फिर एक बार और समझा रहा हूँ क्योंकि लिखने में मेरे से थोड़ा हो सकता है एक दो शब्द आगे पीछे बोल दिए गए हों, सुनना आप ध्यान से। अल नीनो से राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ता है? अल नीनो से राजस्थान में प्रभाव पड़ता है, एक तो मानसून क्या आता है? देरी से हो जाता है। दूसरा, मानसून कमजोर भी हो जाता है। अगर 10 नंबर का भी प्रश्न आएगा ना जलवायु को, तो भी हम डील कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन समझना ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूँ। और ये देखो जियोग्राफी के तो मेंस में आप हर प्रश्न के अंदर चित्र बनाना, ये हाथ जोड़ के विनती है आपसे, हर प्रश्न में अगर आप जियोग्राफी के चित्र बनाओगे तो आपको नंबर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जियोग्राफी मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है नंबर दिलाने के लिए, लेकिन चित्र आने चाहिए। देखो विश्व का मानचित्र टूटा फूटा बना दो कोई बात नहीं है, लेकिन भारत और राजस्थान का मानचित्र अच्छे से बनाना सीख लेना, ठीक है। अच्छा अब सुनना, मानसून कमजोर पड़ जाता है, मानसून देरी से आता है, प्रतिकूल दशा बनती है, स्थिलन की स्थिति बन जाती है और
अकाल और सूखे की स्थिति भी बन जाती है, क्योंकि मानसून देरी से होगा तो ये चीजें तो देखने को मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। ये तो था अल नीनो, समझ में आया। अब बात करें ला नीनो क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब ये जो हवाएं आई, यहीं से हवाएं ये जो टकरा के इधर की ओर बढ़ रही थी, अब इन हवाओं ने जो रुझान था वो इधर की ओर कर लिया, और जैसे ये यहां पर प्रवेश हुई हवाएं, ये हवा क्या बनी, ठंडी बनी। अब उनका जो प्रभाव था वो खत्म हो गया, क्योंकि अल नीनो की जो स्थिति है वो लगभग 5 साल, 4 साल, 7 साल ऐसे बनती है, हर वर्ष नहीं बनती। लेकिन इन्होंने अपनी हुकूमत जमा ली, ला नीनो ने, यहां से ये उठी। अब जो यहाँ पर पानी की स्थिति भी कम हो जाती है, यहाँ से पानी सारा उठकर यहाँ पर चला जाता है, यहाँ 60 सेंटीमीटर तक ऊपर तक उठ जाता है पानी, 60 सेंटीमीटर तक ऊंचा हो जाता है पानी इस क्षेत्र में। फिर इन्होंने जो रुझान इधर की ओर किया, वापस जो इधर की ओर किया, फिर यहाँ पर जो गर्म और ठंडी जलधाराएं मिल रही थी, अब यहाँ से ये पुनः उठेंगे, लेकिन यहाँ से अब जो रुझान बनेगा वो गर्म का नहीं बनेगा, वो ठंडी जलधाराओं का बनेगा। और इस प्रकार ये यहीं से सेम इसी कंडीशन के अंदर ठंडी जलधारा यहाँ पहुँचती है, और जैसी ठंडी जलधारा यहाँ पहुँची तो ला नीनो के क्या प्रभाव पड़ेंगे, इससे मानसून बढ़ते क्रम में आएगा। मानसून में देरी नहीं होगी, फिक्स समय पे मानसून आ जाएगा। प्रतिकूल नहीं, अनुकूल की दशा बनेगी, यहाँ पर लिख लेना, अनुकूल की दशा बनेगी। और सीलन की स्थिति भी नहीं बनेगी, अकाल की स्थिति भी नहीं बनेगी, सूखा भी क्षेत्र नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ मानसून जो टाइम पर आ गया। अच्छा, कभी ये आ रहा है, कभी ये आ रहा है, तो इसीलिए तो मैंने पहले दिन क्लास लगाई थी, तब कहा था राजस्थान के, भारत के जलवायु को अभी तक कोई भी भूगोलवेत्ता स्पष्ट नहीं कर पाया है। अच्छा, ये ठंडी जल जो धारा है, इसे हम्बोल्ट की जल धारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट एक बहुत शानदार भूगोलवेत्ता हुए जियोग्राफी के अंदर, इसे पेरू की जल धारा भी कहा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर की बात होगी, मैम ये समझाने का उद्देश्य ये था। देखो RSI की तैयारी कर रहे हो आप, तो पढ़ना तो ये पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि आपके SI के सिलेबस में भी RS में भी है, भारत की जलवायु और विश्व की पढ़नी तो पड़ेगी ये अल नीनो ना नीनो के बारे में। लेकिन अब यहाँ पढ़ लिया तो वहाँ पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होगी। मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार और अच्छी तरह से इसको देख लेना, थोड़ा सा और इस कंसेप्ट को समझ लेना, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो ये ठंडी जल धारा यहाँ पर आई, तो यहाँ पर क्या होगा, तापमान कम, वायुदाब अधिक। यहाँ पर सेम स्थिति, तो अधिक वायुदाब होगा, तो मैंने कहा था उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या चलती है, हवाएं, क्योंकि यहाँ तापमान अधिक हो जाएगा, वो सेम स्थिति बनेगी, इसलिए मानसून ज़्यादा आता है। ठीक है, तो ला नीनो के बारे में मैं आशा और उम्मीद करूंगा आप अच्छी तरह से बेहतर समझ गए। 4-5 बातें और करते हैं, सुनना। अच्छा, एक स्थान है बरखोयास्क, एक स्थान का नाम है जिसका नाम बरखोयास्क। ठीक है, देखो मेरे भाई, बरखोयास्क जो स्थान है वह रूस के अंदर है। कहां पर है, रूस में। आप विश्वास नहीं करोगे मैं जो बात कहूंगा, यहां पर तापमान जो है -68 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आप अंदाजा लगा लो मेरे भाई, जम्मू कश्मीर में तापमान देखने को मिलता है -10 डिग्री तक। कितनी भयंकर बर्फ पड़ने लग जाती है, बहुत भयंकर मात्रा में, कारें की कारें वहीं की वहीं खड़ी रह जाती हैं। अब सोचो -78 डिग्री तापमान हुआ तो कितना भयंकर ठंडा माहौल होगा, बिल्कुल होगा। गुरुजी हमारा भी मन कर रहा है, मन इतनी भयंकर ठंड, जैसे तुम्हारे पलकें ना वहीं की वहीं जमी रह जाएंगी, बाल के बालों में बर्फ जम जाएगी, जैसे की स्थिति है वैसी बन जाएगी। फिर तुम्हारी जो दाढ़ी है उसमें भी बर्फ जम जाएगी, फिर वो कहेगी देखकर क्या मैं क्या करूं, आए मुझे बुढ़ा मिल गया। इसीलिए यहां नहीं जाएंगे। अगर जाने का मन करे तो आप कहां घूमे, तो आप राजस्थान के हो, तो राजस्थान का बरखोयास्क किसे कहते हैं, माउंट आबू को, माउंट आबू। और माउंट आबू कहां है गुरुजी, माउंट आबू जो है वो सिरोही के अंदर है। सुनते रहिएगा मेरी बात ध्यान से, इसे राजस्थान का बरखोयास्क कहते हैं। राजस्थान का बरखोयास्क किसे कहा जाता है, अब वो कहा जाता है किसे, माउंट आबू को। इसे माउंट आबू को ही राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। राजस्थान का शिमला भी किसे कहते हैं,
गुरुजी बिल्कुल हम समझ चुके हैं आपकी बात, माउंट आबू को कहते हैं। लास्ट बात खत्म करते हैं बात को। माउंट आबू के अंदर एक झील है जिसका नाम है नक्की झील। ये बताया जाता है कि इस नक्की झील को देवताओं ने अपने नाखून से खोदा था। नक्की झील सिरोही में है। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है, एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है, सर्दियों में जमती है। तो राजस्थान की वो झील कौन सी है जो सर्दियों में जम जाती है? तो आप कहोगे गुरुजी वो नक्की झील है। और नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील भी है। गुरुजी ये राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, कितनी ऊंची है? तो मेरे भाई लगभग ये 1200 मीटर के ऊपर बसी हुई झील है। ऊंचा होने के कारण इसलिए सर्दियों में जम जाती है। मैं उम्मीद और आशा करूंगा कि आपको जलवायु टॉपिक बहुत ही शानदार समझ में आया। अगर समझ में अच्छा आया तो बाकी कमेंट तो थे मरे ही गुण करो, लाइक तो कर दो और सब्सक्राइब कर लो। देखो मैं एक बात बताता हूँ, तुम्हें एक बात ध्यान में रखना। अगर आपको कोई भी टीचर पढ़ा रहा है तो अगर आपको लगे ना कि यहाँ से मुझे अच्छा ज्ञान मिल रहा है तो सब्सक्राइब करने में आपके पैसे थोड़े लगते हैं। एक बात सोच के देखो, मैं तो ये नहीं कहता कि मेरा चैनल करो, आपको जहाँ से ज्ञान की बात मिल रही है उसी चैनल को आप सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, उस क्लास का नोटिफिकेशन आएगा, वो गुरुजी जो जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो आप तक पहुँचेंगी। इसीलिए देखो कोई पैसे लगते हैं, आप ऐसे में सोचो सर ये नोटिफिकेशन आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। गलत चीज़ों के नोटिफिकेशन बंद करो, जैसे इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सअप, उनके नोटिफिकेशन बंद करो। यूट्यूब के बंद करने से क्या फ़ायदा है तुम्हें? यूट्यूब पे कोई ऐसे तो आप फालतू चीज़ें अनावश्यक देखते नहीं हो, देखते हो तो वो बंद करो। शॉर्ट्स वगैरह इनमें अपना जीवन मत व्यतीत करो, क्योंकि समय बदलना है, वक्त के साथ बदलेंगे तो अच्छा रहेगा, वरना वक्त हमको बदलेगा तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो शेयर कर दिया करो क्लास, बार बार ना कहना पड़े, आपके लिए करते हैं इतना कुछ। ये एहसान नहीं कह रहा कि मैं अगर एहसान कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, तो मेरा कर्म है, आपका कर्म है पढ़ना, मेरा कर्म है पढ़ाना। मेरा कर्तव्य बनता था वो मैंने किया। बस एक ही उम्मीद थी मेरी कि आपका सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हो और आप मेरे पास मिठाई का डब्बा लेकर आओ गुरुजी। बाकी मास्टर मिठाई का भूखा नहीं होता है, बस वो एक स्वाभिमान होता है बच्चे का, और जिससे मान जो टीचर होता है उसका जो मनोबल है वो बढ़ता है, और उसी मनोबल के साथ हम लगे हुए हैं। आप भी। जय हिंद, मिलते हैं अगले भाग में।